हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मेटल नॉन मेटल्स की हम जो क्लासेस पढ़ रहे हैं उसमें आज क्लास पार्ट 3 है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बहुत सारे जो आपको नॉन एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जान लिया था। मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी देखी आपने कि किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और कौन कौन से प्रोडक्ट हमें देते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी की, यानी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, लेस और मोर रिएक्टिविटी की बात करेंगे। इसके अलावा यूजेज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे और कुछ रिएक्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरह की चीज़ों के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। पूरा चैप्टर में आप ध्यान से बैठेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, और जहां भी आपका कोई क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ में जब रिएक्शन होता है मेटल्स नॉन मेटल्स का, तो उसके बारे में क्या आपको जानकारी मिलती है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सारे मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेसिस के साथ में रिएक्ट नहीं करते। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कुछ मेटल्स करते हैं और वो इस कड़ी में जो प्रोडक्ट देते हैं वो होता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जैसा कि आपने देखा इन द केस ऑफ एसिड्स। जब एसिड के साथ में रिएक्शन हो रहा था तब भी आपको यही प्रोडक्ट दिख रहे थे और बेसिस के साथ में भी। लेकिन एक छोटी सी बात जो डिफरेंट यहां पर बताई गई आपको, वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। अंडरस्टैंड। चलिए यहां पर ये कड़ी में जो इक्वेशन बन के आता है वो आपको देखने को मिल जाएगा एग्जांपल्स के थ्रू। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, आप जानते होंगे फेमस मेटल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम एल्यूमिनेट, यानी कि जो कि सोडियम का सॉल्ट है, एल्यूमिनियम का सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। ये रही आपके पास इक्वेशन। 2Al यानी कि एल्यूमिनियम लिया हमने सॉलिड फॉर्म में, NaOH को हमने एक्वस के रूप में लिया, और 2H2O यूज किया हमने, वाटर यूज किया इस इक्वेशन में, यानी कि इस रिएक्शन में। तो हमने देखा प्रोडक्ट बन के आते हैं यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको सोडियम एल्यूमिनियम का सॉल्ट कहा जाता है, और दूसरी चीज बन के आती है वो है हाइड्रोजन गैस। जैसा कि हमने इससे पहले पेज पर जान ही लिया था कि हमें क्या मिलेंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। कब? जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ में। इज दैट क्लियर? चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। जिंक मेटल आल्सो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक मेटल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जिंक मेटल भी रिएक्ट करता है। सॉल्यूशन टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं। जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो इसका फॉर्मूला होता है, हीटअप किया जाता है पूरे सॉल्यूशन को, तो आप देखेंगे सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनका जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। किसके साथ में? बेसिस के साथ में। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सीरियसली आसपास की जो चीजें हैं उन पर गौर ना करके सिर्फ अपना वीडियो पर गौर कीजिए। देखिए सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव वेयर इज अदर मेटल्स आर लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव। शुरुआत में ही चैप्टर के कुछ पार्ट्स में बीच में आ चुका है कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। उनकी रिएक्टिविटी दूसरे मेटल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स विद देयर रिएक्टिविटी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, उसको जो रिएक्टिविटी सीरीज को बनाया गया मेटल्स की, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया गया है उनकी रिएक्टिविटी को लेकर, जो आगे आने वाले पेज पर आपको देखने को मिलेगा। और जो रिएक्टिव और अनरिएक्टिव है उनके बारे में भी आपको पता करने को मिल जाएगा, कौन से मेटल्स हैं जो अनरिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, इज प्लेस एट द टॉप। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप पर रखे गए हैं, एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स प्लेस इन द बॉटम, और नीचे रखे गए हैं जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज जब आप पढ़ेंगे, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, आगे आने वाला पेज है, वहां पर आपको क्या मिलेगा,
ऊपर वाले लेवल पर जो होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे और धीरे धीरे घटते 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 बॉटम तक जैसे जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज भी घटती चली जाती है, यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल्स वहां पर आ जाते हैं। तो चलिए पेज पर ही पहुंच जाते हैं सीधा, वहीं से चर्चा करेंगे। सबसे ऊपर आप क्या देख पा रहे हैं, एक सिंबल मिला आपको के, और के सिंबल है पोटेशियम का। तो यहां से एक बात साबित हो गई, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, सिंबल इज के। आपके सामने सारी बात लिखी हुई है, मोस्ट रिएक्टिव। तो एक दिमाग में बिठा लीजिएगा एक बात को कि कभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने इस तरह के, मोस्ट रिएक्टिव का या लेस रिएक्टिव का या कंपैरिजन का। 4 ऑप्शंस दे दिए आपको और उनमें से पूछ लिया कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फॉलोइंग में से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये सीरीज आपको याद रखनी होगी, या फिर अगर आप बहुत बेहतर से पढ़ चुके हैं, आप पीरियडिक टेबल को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन 8th स्टैंडर्ड तक 7th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे होते हैं उनको पीरियडिक टेबल उतना अच्छा पता नहीं होता, इसलिए आप बेहतर ये रहेगा कि जो ये मैंने आपके सामने कुछ यहाँ पर मेटल्स के नाम दिए हैं, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज दी है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें और इनको लर्न कर लें। ये मोस्ट इफेक्टिव रहेगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सोल्व हो जाता है। दूसरे नंबर पे सोडियम आता है, पोटेशियम के बाद सोडियम का नंबर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड पीबी यानी कि लेड, शीशा जिसको आप कहते हैं। बट ये शीशा कांच नहीं होता, कई बार शीशा नाम लेती है आपके दिमाग में कांच आता है, वो नहीं। हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है, इसको यहां पर रखा गया है। इसकी रिएक्टिविटी दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स का, अगर हम नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो वो कहीं ठहरते नहीं है इनके मुकाबले में, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नॉन मेटल है जो रिएक्टिविटी में इनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्पीट करता है। उसके बाद कॉपर आता है, देन मरकरी, देन सिल्वर, देन गोल्ड। तो आप जानेंगे कि गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है। कैसे पता चलता है, आपने देखा होगा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, और वो लंबे समय तक ना उन पे कोई जंग लगता है ना कोरोइड होते हैं, तो इससे समझ में आता है कि ये बहुत कम रिएक्टिव है। और अगर इसको आप ओपन छोड़ दें इन दो को एयर में तो बर्निंग शुरू कर देंगे आपकी आंखों के सामने ही। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये टेबल आपके काम आएगी और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानेंगे नहीं तो आप फिर आगे आपको पढ़ने में मजा आने वाला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे भी आप जानते होंगे डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा देना डिस्प्लेसमेंट होता है। और यही काम हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे करते हैं वो जानेंगे हम इसमें। अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, गौर करिएगा यहां पर, अगर आप केवल चीजों को रटते हैं ना तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, बस आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपका फोकस इस तरह से है कि किसी तरह से हम एग्जाम पास कर जाएं, पेरेंट्स को दिखा दें पास हो गए। आपका काम ना पेरेंट्स को दिखाना है पास होना, ना टीचर्स को दिखाना, आपका काम है सीखना चीजों को ताकि आपके आने वाले लाइफ में वो काम आ सके, प्रैक्टिकली आप उनका यूज कर सकें। एक केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, जिसमें क्या होगा, एक ज्यादा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसी साल्ट सॉल्यूशन में से, डिस्प्लेस करेगा, उसको हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर आपको देखता है कि एक एक्टिविटी आपको दिखा रखी है, एडिंग आयरन नेस टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का था, यहां पर हम कह सकते हैं आप थोड़ा पर्पल कलर का है, ब्लू कॉपर सॉल्यूशन है जिसमें आपने आयरन नेस डाल दिए। अब हमने दो मेटल्स यहां पर इस्तेमाल किए, कॉपर एंड आयरन, और रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चल गया होगा कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया और कंपाउंड हो गया। अब अगर आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा इस सॉल्यूशन में से। जैसे ही आपने इनको इसमें डाला तो देखिए कलर इसका कैसा हो गया, फेड अप हो गया, ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन आ गया यहां पर, और कॉपर मेटल क्या हो गया, आयरन के ऊपर देखने को मिल रहा है। आप कॉपर डिस्प्लेस हो गया सॉल्यूशन में से, आयरन के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सॉल्यूशन में से। इसी को अगर एक इक्वेशन के थ्रू आपको समझना है तो आप ऐसे समझेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल। और जब भी आप कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया उसमें आप आयरन को रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता चला आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। सो किसने डिस्प्लेस किया, आयरन ने। किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को। कहां से डिस्प्लेस किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से।
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटाया और खुद जाके वहां पर बैठ गया, यानी कि आयरन सल्फेट बन गया, और आगे आप देख पाएंगे कॉपर इसमें से डिस्प्लेस होकर अलग बैठा दिया गया है, उसको दूर भगा दिया गया है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जब भी आपको ऐसा कोई केमिकल इक्वेशन दिखता है कि एक कंपाउंड से कोई मेटल उठकर दूसरी जगह जा चुका है, अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, उसकी जगह कोई दूसरा मेटल बैठ चुका है, तो समझिएगा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इससे इजी तरीके से कोई आपको बता नहीं सकता। एग्जाम्पल 2 में देखेंगे आप, इफ वी एड फ्यू कॉपर मेटल स्ट्रिप्स टू आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट में आप कॉपर की कुछ क्या डालेंगे, स्ट्रिप्स डालेंगे, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप क्या कर रहे हैं, आप तो मोर रिएक्टिव मेटल में लेस रिएक्टिव मेटल डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें से आयरन नहीं हटने वाला है, वो तो मोर रिएक्टिव है। आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेना पड़ेगा, तब जाकर आयरन वहां से डिस्प्लेस होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, इफ वी ऐड 1 or 2 जिंक मेटल granules to copper sulfate solution, the blue color gradually disappear and solution becomes colorless due to the formation of zinc sulfate solution. The brown copper is deposited on zinc granules. ये भी बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और यहां पर हमने देखा जिंक का रिएक्शन कराया गया कॉपर सल्फेट के साथ में, कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड था, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस किया गया और जिंक ने उसका जगह ले लिया, जिंक सल्फेट बनकर आपके सामने आ जाता है। तो गाइस, इन दो एग्जांपल में बहुत सारी चीजें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बिल्कुल आपको एक तस्वीर की तरह क्लियर हो चुकी है, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसी समझते जाइए, सीखते जाइएगा। एग्जाम्पल 4 में आप देख पा रहे हैं, इफ वी प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इन जिंक सल्फेट, उल्टा कर देते हैं इसको, तो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज अ लेस reactive metal cannot displace a more reactive metal in any solution. Understand? You better understand, my guys. Yes, when a zinc metal granules is added to iron sulfate solution, the displacement reaction will take place to form zinc sulfate and iron. Same. यहां पर आपने क्या किया, अब आपको पता चल रहा होगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो इसमें क्या किया गया, यहां पर जिंक सल्फेट बन जाता है और आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, और यहां पर आप देखेंगे कि यहां भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप आयरन को लेते हैं और जिंक जो कि कम, जो कि एक ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसका सॉल्यूशन है, तो उसमें से वो डिस्प्लेस होने वाला नहीं है। अब करते हैं हम बात यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। सबसे पहले यूजेज ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। वैसे तो कॉमन लाइफ में आपने बहुत सारे मेटल्स को यूज होते हुए देखा है, लेकिन आपको एक बार उनकी तस्वीर दिखा देता हूं, आपकी आंखों के सामने घुमा देता हूं सारे मेटल्स को, आप बिल्कुल याद कर सकेंगे उनको। फ्यूचर में आपको कभी भी जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो आपकी आंखों के सामने एक क्लास की तस्वीर आ जाएगी और फटाक से आपको याद हो जाएगा कि किस मेटल की सर ने बात करी थी। बिल्कुल ये वही है। मेटल लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स। पानी को बॉयल करने के लिए बड़े बॉयलर्स जो बनाए जाते हैं वो, और कुकिंग यूटेंसिल्स जो आपके घर के बर्तन होते हैं किचन में, वो ज्यादातर किसके बने होते हैं, आयरन, कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और आप एक और चीज वहां पर इस्तेमाल करते हो, स्टील, स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील बनाने में भी आयरन का यूज होता है। आयरन, क्रोमियम और निकेल मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, तो इसमें भी आयरन का रोल होता ही होता है। और ज्यादातर बर्तन आपको कॉपर और एल्यूमिनियम के साफ साफ दिख जाएंगे। अगर सिल्वर कलर के कोई बर्तन आपको नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपके पास किसके हैं, एल्यूमिनियम के या फिर सिल्वर के बर्तन हैं। कॉपर मेटल इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कॉपर मेटल का यूज किया जाता है वायर बनाने के लिए, बिजली के तार बनाने के लिए, और इसके अलावा एल्यूमिनियम मेटल के भी खूब तार बनाए जाते हैं। जब आप देखते हो ना बाहर खंबे पर लटके हुए तार आप देखेंगे, उनका जो कलर है वो सिल्वर की तरह का कलर जो होता है वो क्या है, दैट इज एल्यूमिनियम। लेकिन जब आप अपने घर में किसी अप्लायंसेस का तार का जो इंसुलेटर है उसको हटाकर देखते हैं, तो अगर वहां पर रेड ब्राउन कलर का कोई तार निकल के आता है तो समझ लीजिए वो कॉपर का वायर है। तो वायर बनाने में इसका यूज होता है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम मेटल इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, इट आल्सो यूज टू मेक एरोप्लेन्स। एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा यूज होता है, एरोप्लेन बनाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि मजबूत तो है ही है, हल्का होता है, और हल्की बॉडीज को ही जरूरत होती है जब हम हवा में उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा भारी बॉडीज उसमें रखेंगे तो ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा और उतना हाइट नहीं मिल पाएगी एरोप्लेन्स को। नेक्स्ट पेज पर आइए और देखते हैं आगे क्या यूज है। आयरन मेटल इज यूज टू मेक नेल्स। जितने भी आप स्क्रूज, कील वगैरह देख रहे हो आयरन से बने हुए हैं। स्क्रू वगैरह, मशीन्स, रेलवेज,
railway lines, vehicles such as buses, cars and agriculture tools like plow, hoe. ये कितनी सारी चीजें हो गई हमारे कॉमन यूज की जो आयरन से बनी हुई हैं। आप जिस घर में रह रहे हो वहां भी आपको कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं आयरन जरूर मिल जाएगा। और ये तो चीजें आप जो देख रहे हो ना सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां, ट्रेन वगैरह, ये सब किसी से बनी हुई है, आयरन का यूज इसमें हुआ है। जिंक मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन, आयरन प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके साथ में जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिंक के साथ में गैल्वेनाइजेशन उसका किया जाता है ताकि वो लॉन्ग लाइफ हो सके। सम मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेकिंग ज्वेलरी। आप कभी भी ज्वेलर की दुकान पर जाएंगे तो आपको दो ही तरह की चीजें मिलेंगी, या तो गोल्ड मिलेगा या तो सिल्वर मिलेगा। हाँ, डायमंड जरूर मिल जाता है लेकिन डायमंड मेटल नहीं होता है। सो बात हो रही है यहाँ पर मेटल्स की, और मेटल्स का यूज ज्वेलरी में होता है। कौन से? गोल्ड एंड सिल्वर। मरकरी मेटल इज यूज इन मेकिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो बनता है आपने देखा होगा, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो किस चीज का बना होता है, उसमें मरकरी भरा होता है गाइस। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल का यूज तो बहुत ही कॉमन है, और एक नॉन मेटल तो ऐसा जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, इट इज यूज्ड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीदिंग। सांस लेने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आपके अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है ऑक्सीजन की वजह से। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स टू इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। अगर देखेंगे आप क्लोरीन, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, मुझे भी दिक्कत हो गई थी एक बार तो पढ़ने में, क्या लिख दिया क्लोरीन, यहां पर एल मिसिंग है, लिख देता हूं सेम कलर के साथ में, तो एल। क्लोरीन, क्लोरीन इज नॉन मेटल, इट इज यूज्ड टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर से बैक्टीरिया को, जर्म्स को खत्म करने के लिए क्लोरीन यूज किया जाता है। आप देखते हो व्हाइट कलर की छोटी गोलियां आती है जिनको डाल दिया जाता है पानी के अंदर, और उसका टेस्ट भी बदल जाता है हालांकि, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, जर्म्स होता है, वो किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और आयोडीन, आयोडीन का आपको पता ही होगा ना, आप नमक में भी आयोडीन खाते हैं, बिकॉज अगर आयोडीन की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है तो आप गोइटर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी आयोडीन का यूज किया था, और आयोडीन एंटीसेप्टिक में भी इस्तेमाल होता है। सल्फर और फास्फोरस होता है फायरवर्क, क्रैकर बनाने के लिए, पटाखे बनाने के लिए। और कार्बन जो कि नॉन मेटल है, इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इन पेंसिल। पेंसिल का लेड देखा है ना आपने, वो कार्बन का ही होता है, ग्रेफाइट कहा जाता है उसको। एंड लेड्स टू इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कार्बन जो कि कोयले के रूप में होता है ना, वो बहुत ज्यादा ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो मेटल नॉन मेटल उन्होंने पढ़े, तो आपने सारी चीजें उनके बारे में सीख ही ली होंगी। अब एक चीज और बच जाती है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जिनमें पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, उनको मेटलॉइड्स बोला जाता है गाइस, मेटलॉइड्स। द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड। जिनके जो गुण होते हैं ना, प्रॉपर्टीज होते हैं, वो बीच के होते हैं, यानी कि मेटल नॉन मेटल के बीच के होते हैं। ना तो उनको मेटल में रख सकते हैं, ना तो नॉन मेटल सी कैटेगरी में रख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। और आपके सामने एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक आर कॉमन मेटलॉइड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तीन एग्जांपल्स को याद रखने ला कि अगर आपसे मेटलॉइड्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो मैं उम्मीद करता हूं ना इन तीन में से ही आपको जरूर मिल जाएगा। एमसीक्यूज में जो आपके ऑप्शंस होंगे ना, वो ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर क्लासेस। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक तड़क भड़क सा टॉपिक लेकर, एक बहुत ही एक्साइटिंग मूड में आप बैठे मुझे मिलेंगे वीडियो के सामने, अपने डिवाइसेस के सामने, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं। सो गाइस, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।